मैम आप इधर आइए, यहाँ पे आइए। देश के सम्मान पर जंग, अल्मोड़ा में भाजयुमो का प्रचंड प्रदर्शन, राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाया विदेशी साजिश का आरोप। विकासनगर में सनसनी, किसान सहकारी समिति ने शातिर चोरों की सेंध मारी, नकाबपोश बदमाशों ने आधी रात को बोला धावा। देहरादून नगर निगम का बड़ा धमाका, महिला समूहों ने कूड़ा शुल्क वसूली से बदला शहर का चेहरा। बीजेपी विधायक की दबंगई, शिक्षा निदेशालय में घुसकर अधिकारी को पीटा, राजधानी में सियासी भूचाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ, जहां आपको बता दें धर्मनगरी हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले महाकुंभ की आहट अब सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें आज हरिद्वार पहुंचकर कुंभ की तैयारियों की नई रफ्तार दी। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन में आपको बता दें हाई लेवल समीक्षा बैठक की और करीब 234 करोड़ रुपयों की लागत वाली 34 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत आपको बता दें नए घाटों का निर्माण होगा, सड़कों का चौड़ीकरण होगा और पेयजल की पुख्ता व्यवस्था भी आगे की जाएगी। सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे होने चाहिए। साथ ही सरकार का लक्ष्य इस बार के कुंभ को अब तक का सबसे भव्य, दिव्य और सुरक्षित आयोजन बनाना है। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें देश की सियासत में आज एक बार फिर राष्ट्रभक्ति बनाम विदेशी साजिश का मुद्दा गर्मा गया है। देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आपको बता दें आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल किया है। आपको बता दें भाजयुमो का आरोप यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख को धूमिल करने के लिए कांग्रेस एक सोची समझा साजिश भी रच रही है। कार्यकर्ताओं ने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस से जुड़े लोगों ने जिस तरह का नाटकीय प्रदर्शन किया उसने विश्व समुदाय के सामने भारत की छवि को ठेस भी पहुंचाई है। अल्मोड़ा के आपको बता दें चौहान बाटा में आज विरोध की ये आग साफ दिखाई दी है, जहां भाजयुमो ने राहुल गांधी का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं का एक ही सुर में यह साफ कहना था कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन 7 समंदर पार जाकर देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोर्चा दरअसल उत्तराखंड किया गया है कांग्रेस का। इसका मेन रीजन था जब एआई समिट के दौरान भारत मनोबम पर पूरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां पर थे, उस समय पर यूथ कांग्रेस द्वारा जो कृत्य किया गया वो बहुत ही शर्मसार था और देश को भयभीत करने वाला, शर्मसार करने वाला था। और उसके बाद राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी उसको एक साफ संदेश देती है कि जो यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया था वो कांग्रेस की पूरी रची हुई साजिश थी। ये देश को आके ले जाना कहाँ चाहते हैं? हम इनसे कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? एक व्यक्ति के विरोध और एक संगठन के विरोध करते करते ही आज राष्ट्र के विरोध तक पहुंच गए हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है और यूथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इसकी गहरे शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो घटिया कृत्य किया गया है, जिस प्रकार से जो भारत में एआई समिट जो आयोजित किया गया था उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उस कार्यक्रम को एक हिसाब से
फ्लॉप करने के विचार से किया गया था। जिस प्रकार से देश आज एक वैश्विक स्तर पर, एक ग्लोबल वर्ल्ड पर देश आगे बढ़ रहा है, देश का साथ देने के बजाय कांग्रेस पार्टी इस देश के सामने, पूरे विश्व के सामने देश की बेइज्जती करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा केवल और केवल विरोध की विचारधारा हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से ये एक शर्मनाक कृत्य किया गया है वो बेहद निंदनीय है। हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस देश विरोधी कार्यक्रम का विरोध करते हैं और कांग्रेस। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है, आपको बता दें, विकास नगर के हरबटपुर से, जहां आज एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां आपको बता दें, बेखौफ चोरों ने एक बहुउद्देशीय किसान सहकारी समिति को अचानक अपना निशाना बनाया है। रात के अंधेरे में बता दें, शातिर चोरों ने समिति के कार्यालय में सेंधमार की है और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वारदात का पता आज सुबह तब चला जब समिति के पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। गनीमत यह रही है कि समिति का बड़ा कैश एक दिन पहले ही बैंक में जमा करा दिया गया था, जिससे एक बड़ी आर्थिक चपत लगने से बच गई। हालांकि चोरों ने और क्या क्या सामान पार किया है, इसका आकलन अभी लगातार किया जा रहा है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें रात करीब 1:20 पर दो संदिग्ध चोर चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। आखिर कौन है ये शातिर चोर और पुलिस की पकड़ से कब तक रहेंगे दूर, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसमें जांच हो रही है, क्या कहते हैं, क्या क्या सब मतलब क्या कराया चोरों ने, और फोरेंसिक लैब आ गई है, पुलिस आ गई है, वो अब जांच में जुटी है और अभी शाम तक ही बता पाएंगे कि क्या हो पाया है। फुटेज में दो लोग दिखाई दे रहे हैं साफ साफ कि चोरी करते हुए दो लोग दिख रहे हैं। कैश तो नहीं था, कैश हमने कल बैंक में जमा करा दिया। कागजों के साथ भी छेड़छाड़ की है, कागज अभी वो जांच करेंगे, जांच के बाद ही बता पाएंगे कुछ। और कुछ ऐसा सामान क्या है? अभी कुछ देखा ही नहीं हमने, देख के ही बता पाएंगे। घटना कितने बजे की होगी सर? 1:20 की है। आपका नाम? जितेंद्र कुमार। क्या होता है? उपाध्यक्ष। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून से स्वच्छता प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको बता दें पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकती है। दरअसल नगर निगम देहरादून ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें बता दें शहर के 57 वार्डों में कूड़ा शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी गई है। ये पहल न केवल आपको बता दें शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर ला रही है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रही है। अभियान के पहले ही चरण में आपको बता दें 63 लाख रुपयों से अधिक का राजस्व भी जुटा लिया गया है, जिसका 25% हिस्सा सीधे इन मेहनती महिलाओं को मुनाफे के तौर पर दिया जा रहा है। साथ ही वार्ड संख्या 64 की सीमा बिष्ट जैसी सैकड़ों महिलाएं आज इस योजना के जरिए न केवल रोजगार पा रही हैं, बल्कि शहर को स्वच्छ रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल के मार्गदर्शन में चल रहा ये मॉडल अब स्वच्छता और पारदर्शिता का नया पर्याय बन गया है। ऑनरेबल सीएम सर के मार्गदर्शन में जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उन सभी को ये कार्य दिया गया है कि जो शुल्क होता है कूड़ा उठान का उसके कलेक्शन का कार्य वो करें, और उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन ये इसमें किया गया है। अच्छा कलेक्शन उन लोगों ने जनरेट किया है और साथ ही साथ उनके द्वारा हमें फीडबैक भी मिल रहा है आम जनता का कि वे कूड़ा उठान के या कूड़ा प्रबंधन में और क्या सुधार चाहते हैं या क्या सुधार किए जा सकते हैं, और इन सभी फीडबैक के आधार पर लगातार गाड़ियों की वृद्धि, ई रिक्शा की वृद्धि नगर निगम के द्वारा की जा रही है। देखिए, नगर निगम के अंतर्गत 100 वार्डों में से 57 वार्डों में नगर निगम चला चलाई हुई है। इसमें हमने इनके अनुसार सहायता समूह की महिलाओं को यूनिट चार्ज कलेक्शन का कार्य दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा समस्त 57 वार्डों में घर जाया जाकर जो नगर निगम के द्वारा निर्धारित शुल्क है वो लिया जा रहा है। और इस समय हम क्वार्टरली ले रहे हैं, 3 मंथ का पैसा एक साथ हम जमा कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी तक लगभग 63 लाख प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 25% धनराशि इन महिला समूह को देंगे। देवभूमि की राजधानी देहरादून से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिससे न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि शासन और सत्ता के बीच के तालमेल की भी
पोल खोल दी है। खबर बेहद शर्मनाक है। बता दें, आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने समर्थकों के साथ शिक्षा निदेशालय में जमकर उत्पात मचाया है। हैरानी की बात ही तो ये है कि यह हंगामा सिर्फ शोर शराबे तक सीमित नहीं रहा। माननीय विधायक पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय कुमार नौदियाल के साथ गाली गलौज और जानलेवा मारपीट करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें, निदेशालय परिसर में शरेआम हुई इस गुंडागर्दी से सरकारी कर्मचारियों में डर और भारी आक्रोश व्याप्त है। घायल निदेशक को आनन फानन में कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां बता दें उनकी हालत नाजुक बन गई है। अब बड़ी सवाल की घड़ी ये भी है कि अगर सूबे के इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? क्या सरकार अपने ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत जुटा पाएगी या इस मामले को भी रसूख के नीचे दबा दिया जाएगा? नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का भी शासन स्तर का मामला है। ठीक है, और हमने उनको बताया कि शासन से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए थे उनके साथ विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायकों को कमरे में बंदी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विद्यालय स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी अगर आपको नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बात विधायक जी ने वापस में आया। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को उसके बाद की तुम्हें तो आप मतलब चोट लगी मुझे, लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्या हुआ क्या नहीं उसकी बात की बात है। कुछ कार्रवाई कर रहे हैं थाने वाने में, जो घटना तो घटी है तो उसकी कार्रवाई तो हुई करवाएंगे। कोई प्रश्न का है, कोई घटना घटी है, आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिली? कभी नहीं मिली इसे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। बता दें, देहरादून में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने यह साफ कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आदत बन गई है कि वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की छवि को खराब करने की लगातार कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। हनी पाठक ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्हें तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि युवराज अपने बयानों में अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा कांग्रेस का इस तरह शर्टलेस होकर प्रदर्शन करना ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस भारत के खिलाफ माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हुई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस तरह का प्रदर्शन सही है या फिर राजनीति एक बार फिर मुद्दों से भटकती जा रही है। देखिए, ये कांग्रेस की संस्कार नहीं है। कभी ये खुद भी विदेश जाते हैं तो वहां पर जाकर अपने भारतवर्ष का नाम डुबोने का कार्य करते हैं, वहां जाकर भारत की बुराइयां करते हैं। इससे पहले भी कई एग्जाम्पल इन्होंने इस तरीके का दिया और इनके जो आका हैं युवराज, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी, वो लगातार इस तरीके के अपने जो वक्तव्य है उसमें इस तरीके की चीजों को कह रखे हैं। और टॉपलेस होकर जहां पर विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पर आ रहे हैं भारतवर्ष में, उनके सामने ये जो नग्न प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि भारत विरोधी गतिविधियों में निश्चित तौर पर अगर प्रथम स्थान किसी को प्राप्त होगा तो उसके लिए कांग्रेस ही है। क्योंकि हमेशा से भारतवर्ष की कभी भी तरक्की नहीं होने देना। भारतवर्ष में अगर कोई हमारा बहुत बड़ा समिट होने जा रहा है तो उसको बर्बाद करने की दिशा में कार्य करना, इन सब चीजों में अपनी मानसिक विकलांगता का परिचय कांग्रेस समय समय पर देती रहती। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत पूरे प्रदेश में हाल के दिनों में दिन दहाड़े हुई हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल अब खड़े कर दिए हैं। लोग सुरक्षा को लेकर चिंता में है और विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि राजस्व से जुड़े मामलों में पुलिस को दखल नहीं देनी चाहिए। इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी सुझाव दिए थे। और अब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें, गणेश गौदियाल ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात का समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक किसी मामले में मारपीट या झगड़ा ना हो तब तक पुलिस को बीच में नहीं आना चाहिए।
राजस्व विभाग के पास अपने अधिकार हैं और उसे अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि सरकार जानबूझकर ऐसे मामलों में पुलिस को शामिल करती है। उनका कहना है कि इससे आगे चलकर प्रदेश को नुकसान भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का क्या जवाब देती है और कानून व्यवस्था पर उठ रही चिंताओं को कैसे दूर करती है। मैंने इस बात को सुना और मैंने भी ये कहा है कि राजस्व से जुड़े मामलों में पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसलिए भूमि से संबंधित विवाद वो राजस्व विभाग के अंतर्गत सॉल्व होने वाली एक प्रक्रिया है, उसके तहत उनको देखा जा सकता है। पुलिस का तब तक उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जब तक उसमें कोई आपराधिक कृत्य न हो जाए। दो पार्टियां लड़ गई, भिड़ गई, मार हो गई, तो भाई उसमें पुलिस का तब रोल होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, सिर्फ विवाद है, तो उन विवादों को सुलझाने के राजस्व के पास पूरी शक्तियां निहित हैं, उनको राजस्व के नियमों के आधार पर ही सुलझाया जाना चाहिए। ये वर्तमान में सरकार जानबूझकर उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कराती है ताकि पुलिस के माध्यम से सरकार अपने भ्रष्टाचार की जो आकांक्षा है उसको पूर्ण कर सके। बस सीधा सीधा ये बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी इसी तरफ इशारा है और मैं समझता हूं कि प्रदेश के लिए ये परंपरा धामी जी जो डाल गए हैं ये आगे चलकर बहुत नुकसानदेह होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है, आपको बता दें, हल्द्वानी से, जहां गोलापार में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को लेकर आज छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात की। बता दें, छात्रों ने मांग भी की कि गोलापार में जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज खोला जाए ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े। मंत्री धन सिंह रावत ने यह साफ कहा कि प्रदेश के हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का प्रयास किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा से जुड़ सकें। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि गोलापार के साथ साथ हरिद्वार और टिहरी में भी अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है, जिस वजह से कॉलेज शुरू नहीं हो सका। उन्होंने ये साफ कहा कि जरूरत पड़े तो सरकारी या निजी जमीन खरीदकर कॉलेज का निर्माण किया जाए। इस बारे में जिला प्रशासन को निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि तीनों कॉलेजों के लिए 5-5 करोड़ रुपयों की राशि पहले ही मंजूर कर दी जा चुकी है। अब जमीन मिलने के बाद काम जल्द शुरू किया जाएगा। इससे छात्रों को उम्मीद है कि अब उनका कॉलेज का सपना जल्द पूरा होगा। ऐसा है कि पूरे प्रदेश में जब से मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हमारी सरकार ने खोल दिए हैं और अभी 3 डिग्री कॉलेजेस हैं। एक गोलापार का है, एक हरिद्वार का है और एक टिहरी का है, जिसमें कि जमीन न होने के कारण अभी डिग्री कॉलेजों को जो है हमने पैसा भी दे दिया, लेकिन जमीन न होने के कारण अभी वहाँ बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। अब हमने तीनों जगह से कहा है कि अगर जमीन नहीं मिल पा रही है तो कोई सरकारी जमीन या तो हम खरीद लें या प्राइवेट जमीन खरीद लें या कहीं वन विभाग से जो है भारत सरकार को लिख के जो है जमीन हस्तांतरण की जाए। तो तीनों जगह मुझे लगता है कि जिला प्रशासन इसमें बहुत तेजी से काम कर रहा है और मैं आज गोलापार में भी आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जैसे ही जमीन मिलेगी तो हमने 5-5 करोड़ रुपए तीनों कॉलेजों को दे भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आ रही है देहरादून से, जहां आपको बता दें, दुग्ध संघ परिसर में आज पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आंचल कैफे प्लस का शुभारंभ किया है। इस मौके पर बता दें, मंत्री ने अधिकारियों को बधाइयां भी दी और कहा कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं है बल्कि आंचल बोर्ड को नई पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। उन्होंने कहा कि उनकी सोच रही है कि आंचल के उत्पाद सीधे जनता तक पहुंचे। इस सोच के साथ एक हाई एंड कैफे की योजना बनाई गई थी, जिसे अब शुरू कर दिया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि ये कैफे युवाओं, बुजुर्गों और परिवारों के लिए बैठने और मिलने जुलने की अच्छी जगह देगा। उन्होंने कैफे के निर्माण के लिए तरुण एंटरप्राइजेस को भी बधाइयां दी हैं और कहा है कि उन्होंने एक सुंदर और आधुनिक कैफे तैयार किया है। साथ ही सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि मंत्रालय संभालने के बाद से उनकी प्राथमिकता आंचल को एक मजबूत ब्रांड बनाना है ताकि इसके उत्पाद प्रदेश के हर घर तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये राज्य का 8वां कैफे है, जबकि प्लस मॉडल का ये पहला कैफे है। पहले मैं हमारे समस्त अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि एक सोच जो हमने उनके सामने रखी थी आंचल कैफे प्लस की, जो एक हमारा हाई एंड कैफे होगा, जिससे हमारे आंचल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनता तक पहुंच भी पाएंगे, एक अच्छी बैठने की जगह भी होगी, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, खाने के लिए एक अच्छी सुविधा भी होगी। और आज उस सोच को हमने धरातल पर उतारा है। मैं तरुण एंटरप्राइजेस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा और सुंदर कैफे यहाँ पे बना के तैयार किया है
और लगातार एक सोच आंचल के, जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी रखा है कि आंचल को आगे बढ़ाना है, ब्रांड बनाना है, उत्तराखंड में जन जन तक लोगों को आंचल का ब्रांड को पहुंचाना है। और यह 8वां कैफे है, ये प्लस पहला है, लेकिन टोटल में उत्तराखंड में 8 कैफे अभी तक खोल चुके हैं। चारधाम यात्रा रूट पर भी हमने कुछ कैफे खोले थे जो बहुत अच्छा चल रहे हैं, और 80 लोगों के ऊपर हम आज तक रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, जो कि उत्तराखंड के युवा लोग हैं, हमारी बेटियां हैं, दिव्यांगजन है। ये भी हमारी पहली बार कोशिश रही है कि इस कैफे में हम 4 दिव्यांगजनों को रोजगार के रूप में उनको भी जोड़ें, ताकि उनकी भी जिंदगी जो है वो आगे अच्छी हो सके। आंचल कैफे प्लस का जो संचालन है हमने आउटसोर्स किया है, और इसमें लगभग 20 लोगों को रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल कॉज को देखते हुए यहाँ 4 लोग ऐसे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो वो 4 लोग हमारे जो है वो वही कस्टमर्स का ऑर्डर लेंगे और वही फिर आगे सप्लाईज करेंगे। तो ये आंचल की तरफ से सोशल कॉज को देखते हुए ये पहल भी हम लोगों ने स्टार्ट करी है। तो स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ हम लोग एक सोशल कॉज को भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं कैफे के माध्यम से। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है, आपको बता दें नैनीताल से, जहां प्रसिद्ध कैची धाम को लेकर मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका में आपको बता दें कैची धाम के ट्रैफिक मैनेजमेंट, निर्माण और ट्रस्ट की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने डीएम नैनीताल से पूरा ब्यौरा मांगा है और एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर बता दें 18 मार्च तक जवाब देने को भी कहा गया है। याचिका में वित्तीय गड़बड़ी और आपको बता दें अवैध निर्माण के आरोप भी लगाए गए। वहीं कैची धाम ट्रस्ट ने कोर्ट से यह भी कहा कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। साथ ही ट्रस्ट के वकील आपको बता दें राजीव बिष्ट ने मीडिया के सामने आकर यह भी कहा कि ट्रस्ट साल 1974 से पंजीकृत है और सरकार हर साल इसका ऑडिट करती है। 31 मार्च 2024 तक ऑडिट हो चुका है और आयकर रिटर्न भी भरा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि चढ़ावे की गिनती बैंक टीम की मौजूदगी में होती है। ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों को गलत भी बताया और लोगों से ये भी अपील की है कि बिना पुख्ता जानकारी के खबर को ना चलाएं। अब सबकी नजरें 18 मार्च की अगली सुनवाई पर लगातार टिकी हुई है। तो ये बड़ा मामला ट्रस्ट को लेकर सामने आया है, जहां ट्रस्ट ने आपको बता दें हाईकोर्ट में कैची धाम मामला उठा। साथ ही वहीं कैची धाम ट्रस्ट ने कोर्ट से यह साफ कहा है कि उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए और उनकी बातें भी बिना कोई आदेश ना दिए सुनी जाए। साथ ही ट्रस्ट के वकील आपको बता दें राजीव बिष्ट ने भी मीडिया के सामने आकर बात की है। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रस्ट साल 1974 से पंजीकृत भी है और सरकार हर साल इसका ऑडिट भी करती है। तो ये बड़ा मामला कैची धाम का अब सभी के सामने। देखिए, माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आगे जो एक पत्र आया था ठाकुर सिंह डसीला जी के नाम से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आपको बता दें है रानीखेत से, जहां सकल सनातन हिंदू समिति के तत्वाधान में पंचेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें दीप जलाकर की गई। इससे पहले नगर में एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में आपको बता दें श्रद्धालुओं ने हिस्सा भी लिया। शोभा यात्रा शहर के अलग अलग मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम भी हुआ है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता कमल जी, आचार्य चंद्रशेखर अधिकारी और डॉक्टर सरिता चौहान ने ये साफ कहा कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है और वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, इसी भावना पर आधारित भी है। उन्होंने समाज से एकजुट रहने की भी अपील की। वक्ताओं ने यह साफ कहा कि विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। साथ ही सभी धर्मों के सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है इस कार्यक्रम में। साथ ही बता दें कार्यक्रम के अंत में समाज से संगठित होकर आगे बढ़ने और देश को मजबूत बनाने का संदेश भी दिया गया। बता दें शोभा यात्रा में बड़ी भीड़ देखने को मिली है। सभी लोग वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे और सभी ने संगठन को मजबूत करने की अपील भी की है। बता दें सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता उन्हें समाज को एकजुट होने की सलाह भी दी है। साथ ही आपको बता दें हिंदू सम्मेलन का ये एक बड़ा आयोजन रहा है, जिसने सभी से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है इसकी अपील भी की है। बता दें पंचेश्वर महादेव मंदिर में ये बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां पर शोभा यात्रा में बड़ी भीड़ एकत्रित हुई है।
जोशी जी, आपने पूछा है कि हिंदुओं के जागरण के लिए इस सम्मेलन का आयोजन है। विराट हिंदू सम्मेलन इस समय पूरे भारतवर्ष में आयोजित हो रहे हैं और इस समय यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है और संघे शक्ति कलो युगे त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्तिश्च कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलो युगे। तो कलयुग में संगठन में ही बल है, इसीलिए ये हिंदू संगठन हिंदुओं को एकत्रित होने के लिए जो भोले भटके हैं और अपनी संस्कृति से जिनका विस्मरण हो चुका है, जिन्हें अपनी संस्कृति का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है सल्ट से, जहां आपको बता दें सल्ट विकास खंड के छिमारपुर स्टेशन सकनाड़ी क्षेत्र में फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग ने वनों की आग मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह अभ्यास आपको बता दें उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से किया गया। मॉक ड्रिल अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर के प्रभागीय वन अधिकारी मनीष जोशी के निर्देशन में हुई है। इस दौरान वन विभाग की टीम, फायर वाचर और आपको बता दें स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर जंगल में लगी काल्पनिक आग को बुझाने का अभ्यास किया है। टीम ने तय क्षेत्र में फैली आग पर तेजी से काबू पाने की प्रक्रिया दिखाई। आग बुझाने के अलग अलग तरीके और उपकरणों का इस्तेमाल भी किया गया है। साथ ही टीम के बीच तालमेल पर खास ध्यान भी दिया गया। बता दें मनीष जोशी ने साफ कहा कि फायर सीजन में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आग की सूचना तुरंत देना और मिलकर काम करना ही बड़ी घटनाओं को रोक सकता है। साथ ही वन क्षेत्र अधिकारी बच्ची सिंह बजेटा ने भी अपनी बातें रखी। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल से कर्मचारियों की तैयारियां मजबूत होती हैं और असली हालात में बेहतर काम करने में मदद भी मिलती है। वन विभाग ने लोगों से जंगलों में आग ना लगाने की भी अब ये बड़ी अपील कर दी है। तो ये आग बुझाने की एक बड़ी मॉक ड्रिल सामने आई है, जहां बता दें सल्ट में वनाग्री मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें टीम को ये निर्देश दिए गए हैं कि असली वारदात जब होती है, असली घटनाएं तब होती हैं, तब क्या क्या तैयारी की जाती है और क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। उत्तराखंड में एक साथ सारे डिवीजन्स में मॉक ड्रिल किया जाएगा और इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता के साथ साथ जितने और अदर लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सबका सहयोग दिया जाएगा। इसी क्रम में अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग में साइट जो हमारी रेंज है वहां झिमार क्षेत्र में एक जगह चिन्हित की गई थी। उसी जगह पर यह मॉक ड्रिल का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, इसके अतिरिक्त जो वन पंचायत सरपंच है और अन्य पुलिस, राजस्व एवं अन्य विभागों के कार्मिकों के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया और एक सक्सेसफुली ये कंप्लीट हुई। और इससे जनता के बीच में ये मैसेज भी दिया गया है किस प्रकार से इस प्रकार की जब कोई घटना होती है तो किस तरीके से इसको अप्रोच करना है और वनाग्नि को किस प्रकार से बुझाने का काम करना है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां आपको बता दें गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित गुरमत बाल विद्यालय ने आज अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर विद्यालय में 2 दिन का भव्य जयंती समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बता दें देश और विदेश से विद्यालय के पूर्व छात्र भी वहां पहुंचे। ये वे छात्र हैं जो यहां से पढ़कर आज अलग अलग जगहों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यह भी बताया कि इस मौके पर संगत और मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। समारोह में वर्तमान और पूर्व छात्रों द्वारा शब्द कीर्तन की प्रस्तुति भी दी जा रही थी। साथ ही विद्यालय की 50 साल की यात्रा और उपलब्धियों पर भी चर्चाएं साफ हुई हैं। बता दें दुनिया भर में सेवा कर रहे पूर्व छात्रों का विशेष मिलन कार्यक्रम भी रखा गया। उन्होंने बताया कि साल 1976 में शुरू हुआ यह विद्यालय गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण रहा है। यहाँ बच्चों को मुफ्त और आवासीय शिक्षा दी जाती है। साथ ही उन्हें गुरमत, संगीत और सिख मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती थी। साथ ही बता दें सेवा और शिक्षा का दिशा संगम था ये। साथ ही यहाँ पर गरीब बच्चों और जिन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं वो इस आपको बता दें विद्यालय में पढ़कर अलग अलग शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें विद्यालय की 50 साल की ये यात्रा सभी के लिए बहुत खास रही और सभी मिलकर यहां पर मौजूद रहे हैं। तो ये स्वर्ण जयंती समारोह का
भव्य आयोजन, जहां बता दें दुनिया भर में सेवा कर रहे पूर्व छात्रों का विशेष मिलन कार्यक्रम भी यहां पर रखा गया। बता दें ये साल 1976 में विद्यालय शुरू हुआ था, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए उम्मीद की किरण सामने आई थी। यहाँ बच्चों को बता दें मुफ्त और आवासीय शिक्षा भी दी जाती है, साथ ही उन्हें गुरमीत, संगीत और सिख मूल्यों की भी शिक्षाएं दी जाती हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट के तत्वाधान में एक गुरमत बाल संगीत विद्यालय पिछले 50 वर्षों से चल रहा है, जिसकी गोल्डन जुबली 50वां वर्ष इस बार है, जिसमें विश्व भर में यहाँ से संगीत सीख के गुरु की वाणी का जो गायन है वो हर जगह, हर कंट्री में, मतलब खाली देश में नहीं विदेशों तक में यहाँ से बच्चे सीख के गए हैं। तो आज वो सारे विदेशों से आ रहे हैं। तो आज 21 और 22 को 2 दिन में यहाँ पर रहेंगे और इस वर्षगांठ को बहुत अच्छी तरह मनाया जाएगा। जैसे कि कई सारे ऐसे कार्य जो हेमकुंड साहब ट्रस्ट करता है, उनमें से एक कार्य ये भी है, और जैसे एम्स में रोज लंगर पकाना और इस तरीके के बहुत सारे कार्य हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।